टुडे एज वी नो दैट हम लोग कवर कर रहे थे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो उसमें ओएस टॉप 10 के हमने काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ कवर किया है अभी तक। हमने एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स, कमांड इंजेक्शन, एंड देन हमने अलग अलग मिसकन्फिगरेशन से जो वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती है हमने वो सारी चीज़ें कवर करी हैं। सो टुडे वी विल बिल्ड ऑन दैट, उस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए today we are going to cover that the vulnerable and outdated components that cause the problems. Then we will learn a few more tools that are present in Burp Suite, and we will see how those can help us in web application testing and exploring about the vulnerabilities, right? And then we are going to see what is identification and authentication failures. Finally, we will also do some exploitations on these vulnerabilities using Burp Suite, and उसके बाद हम लोग देखेंगे SSRF vulnerability क्या होती है, right? And finally we will see what are the activities that we have today. So लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। सो सबसे पहले आता है वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स, राइट? सो जैसे हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है, एक सर्वर है, तो उसमें ऑब्वियसली सर्वर एक मशीन है, राइट? तो उसमें काफ़ी सारी कंपोनेंट्स होंगी, जो काफ़ी सर्विसेज होंगी जो चल रही होंगी, राइट? एंड उसके बाद उसमें जब सर्वर चल रहा है तो उसको मैनेज करना पड़ता है प्रॉपरली, राइट? एक सिस्टम है। सो उसमें क्या होता है कि कुछ वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ रह जाती है। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी सर्विस है जो रन हो रही है, मे बी उसका जो वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है, राइट? दैट्स वाई जो है नए वर्जन्स आते हैं, पैच किए जाते हैं उन वल्नरेबिलिटीज़ को, या फिर वो जो फ्लॉज है उनमें उन चीज़ों को पैच किया जाता है। सो सपोज कि एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिनको हमने पैच नहीं किया है। सो हमें अभी तक पता चल गया है कि कोई भी सर्विस अगर रन हो रही है तो देयर आर सो मेनी टूल्स दैट वी कैन यूज़, जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो वर्जन रन हो रहा है उस सर्विस का वो क्या है, या फिर और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हम निकाल सकते हैं उससे। सो ऐसे ही अगर कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है तो उस वर्जन के बारे में सबको पता होगा, हैकर्स को पता होगा, राइट? तो वो लोग उस वर्जन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सर्विस पे वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, एंड देन दे कैन एक्सप्लॉइट इट। सो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो अनअवेयर पीपल हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द वर्जन्स, राइट? और जो भी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के वर्जन्स है उन सब लिस्ट्स को मेंटेन करना होता है, अपडेट करते रहना होता है। सो और इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग स्कैन नहीं करते हम लोग प्रॉपरली, या फिर जो सिक्योरिटी बुलेटिन्स है जो हमें अपडेट करते हैं कि ओके दीज आर द वल्नरेबिलिटीज दैट आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ दिस सर्विस और द सॉफ्टवेयर, तो हम उन चीज़ों से अलर्ट नहीं रहते, हमें पता ही नहीं रहता। तो उस केस में जो उनको पता नहीं रहता तो वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटीज़ आती है कि आप आउटडेटेड सिस्टम यूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज देर इज़ अ इंटरनल नेटवर्क फॉर अ वेब सर्वर, एंड देर दिस हैकर ही गॉट सम सॉर्ट ऑफ एक्सेस इनटू इट, समहाउ उसको एक्सेस मिला है इस इंटरनल नेटवर्क में। तो अब जब वो इंटरनल नेटवर्क में आ गया तो उस केस में वो क्या करेगा, वो नेसेस यूज़ करके वो स्कैन कर सकता है, या फिर वो एक सिंपल सा एनमैप स्कैन करके भी वो सर्विसेज को लिस्ट करा सकता है। वहाँ पे वो जाके मे बी उसको वर्जन्स मिल जाएगा, वो चेक कर पाएगा कि क्या वर्जन्स रन हो रहा है, एंड वहाँ पे उसको मे बी मिल गया कि यहाँ पे ये जो डेटाबेस का वर्जन यूज़ हो रहा है यहाँ पे ये एक वल्नरेबल डेटाबेस है। या फिर सपोज किसी भी एक सर्वर में VSFTPD चल रहा हो, VSFTPD का vulnerable version 2.3.4, right? So in that case if there is a vulnerable version that is running there, उस केस में क्या होगा, उस vulnerability को exploit करेगा वो attacker, और उस vulnerability को exploit करके we know that for VSFTPD 2.3.4 यहाँ पे आपको एक shell access मिल जाता है सीधा। सो इन दैट वे ही कैन एक्सप्लॉइट, एक सिस्टम में आ सकता है, उसके बाद वो अलग अलग मशीन्स पे वो मूव कर सकता है, एंड देन ही कैन कॉज डैमेज टू दैट नेटवर्क। So this is the main idea behind vulnerable and outdated components. Vulnerable means there is some flaw, some कोई कमियां हैं उस सॉफ्टवेयर में, कुछ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कुछ प्रॉब्लम्स है, एंड आउटडेटेड मीन्स कि उसकी जो पैच अपडेटेड जो सॉफ्टवेयर है जिसमें वो सॉल्व है प्रॉब्लम, वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। So now the question is how can we prevent those things, right? So these are pretty simple, that if you just keep remove the unused elements, जितने कम सर्विसेज रन होंगे आपके सर्वर में उतना ही बेटर है, राइट? आपके लिए मैनेज करना उतना ईजी हो जाएगा, आप एक एक करके भी जाके चेक कर सकते हो उस केस में। सो दैट्स द आइडिया कि जो भी अनयूज्ड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स है उन चीज़ों को आपको रिमूव कर देना है। एंड
एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली ट्रैक द वर्जन्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स की कौन से कंपोनेंट्स रन हो रहे हैं, उन सबके वर्जन्स का आपको एक ट्रैक रखना है. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू हैव टू कीप चेकिंग कि कोई नई वल्नरेबिलिटी तो नहीं रेज होगी हमारे पास जो वर्जन्स हैं उनमें से. एंड यू हैव टू यूज सम सिक्योर सोर्सेज एंड साइंड पैकेजेस फॉर डाउनलोडिंग, राइट. हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमें एक उसका हैश मिलता है विच एक्चुअली गिव्स यू द इंटीग्रिटी, विच मेक श्योर कि जो इंटीग्रिटी मेंटेन हो रहा है उस सॉफ्टवेयर का. सो ऐसे हमें को चेक करते रहना है कि हम एक सिक्योर्ड और लेजिट सोर्सेज से ही हम डाउनलोड्स कर रहे हैं एंड साइंड पैकेजेस हम डाउनलोड कर रहे हैं. After that, you have to keep monitoring the vulnerability databases like CVE and NVD. So अभी तक हमें पता है कि CVE मतलब क्या, कॉमन वल्नरेबिलिटी एनुमरेशंस जो हमें मिलते हैं या फिर नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस जो होती है उनको हमें चेक करते रहना होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द साइट ऑफ CVE.org, राइट. तो आप यहाँ पे ऐसे जा सकते हो CVE.org में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन लर्न मोर अबाउट CVEs, है ना. एंड यहाँ पे जाके आप कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो फ्रॉम हियर. सो जो फॉर्मेट होता है ना, कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ को कर सकते हैं CVE देन द ईयर व्हेन इट वाज फाउंड एंड देन द नंबर टू आइडेंटिफाई इट. So you can either download all the records or you can simply just go and search for the vulnerabilities there. जैसे यहाँ पे listed है तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करके आप निकाल सकते हो. So this is about the outdated and vulnerable components vulnerability, right? So इसमें कोई डाउट है कि outdated और या फिर vulnerable components की वजह से क्या प्रॉब्लम है, या फिर any doubt about this vulnerability? You can type or you can unmute and say. Okay, I guess no doubts. Okay, fine. Okay, Amarjit. So let's move ahead. तो अभी बर्ब स्वीट हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. वी गॉट द इंट्रोडक्शन टू बर्ब स्वीट की क्या चीज़ है ये, है ना, कैसे यूज़ करते हैं. बट स्टिल टू जस्ट गिव यू अ समरी फॉर नवनीत. सो इट्स बेसिकली अ सूट ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स. इसको हम यूज़ करते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए वेब एप्लीकेशंस में जो भी वेबसाइट्स होते हैं उन पर अगर मुझे कुछ टेस्ट करने हैं या फिर पता लगाना है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं बर्ब स्वीट को. एंड इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशन, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस सब में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टूल्स, जिसमें से हमने बर्ब प्रॉक्सी कवर किया था. बर्ब प्रॉक्सी क्या करता है कि बर्ब प्रॉक्सी को जब आप एक्टिवेट करते हो एंड जब आप सेटअप करते हो अपने ब्राउज़र पे तो कोई भी ट्रैफिक जो होगा वो इस प्रॉक्सी के थ्रू जा रहा होगा, राइट. एंड देन देर आर सम अदर टूल्स एज वेल. सो वी विल मूव विद द अदर टूल्स दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, राइट, क्योंकि आज हम इनको यूज़ करने वाले हैं. So Burp proxy is for intercepting proxy tool which is utilized for various security testings, right. कि अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है HTTP या फिर HTTP रिक्वेस्ट का, आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या पैरामीटर्स है. उसके बाद आप उसमें पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस करके फिर मॉडिफाई करके भी आप उस रिक्वेस्ट को फिर आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट. यू कैन मॉडिफाई देम. सो दीज आर द थिंग्स देयर. This is how the UI looks like when you go for the proxy, and then you can actually keep the intercept on, जिससे क्या होगा कि ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर रहे होंगे हम लोग एक्टिवली. तो कोई भी जब हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेंगे, सपोज आप एक वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो पहले वो रिक्वेस्ट जो जाता है ना वो आपको यहाँ पे शो होगा. एंड यहाँ पे आप इधर उसको फॉरवर्ड कर सकते हो कि वो रिक्वेस्ट जाए उस सर्वर पे, या फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, और यू कैन डू सम अदर थिंग्स, राइट. सो द नेक्स्ट टूल दैट कम्स इज द बर्प इंट्रूडर. ठीक है, प्रॉक्सी में क्या हो रहा था हम देख रहे थे लाइव कि जब से ही हमने कोई रिक्वेस्ट डाला उसको हम मॉडिफाई करके फिर सेंड कर सकते थे. बट अगर ऐसा कुछ है, सपोज कि देर इज़ अ वेब पेज एंड यू वांट टू ट्राई आउट कि एक जगह पे आप एक पैरामीटर सपोज सेंड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सपोज ऐसे आपने एक example.com पे आप ट्राई कर रहे हो ID = 1122, राइट. अब इसमें आप जब ये करते हो तो आपको एक सर्टेन सेट ऑफ डेटा मिल रहा होता है.
अभी जैसे हमने देखा था कि ये मे बी सेशन आईडी है यूज़र का। सो हमने जब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हमने पढ़ा था, तो हमने पता किया था कि अगर ये बहुत ज़्यादा गेसेबल हो तो फिर मैं अलग अलग चेंज कर करके मे बी मैं निकाल सकता हूँ कि अलग यूज़र के सेशंस में भी जाके हम डेटा देख सकते हैं कुछ, राइट। सो इन द सेम वे कि अगर मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या डालने पे आएगा, सो आइदर आई कैन डू मैनुअली कि मैं बार बार इंटरसेप्ट करूँ एक एक रिक्वेस्ट एंड उसके बाद उसको मॉडिफाई कर करके कर सकूँ, या फिर द बेटर वे विल बी कि अगर ये ऑटोमेटिकली हो जाए कि मैं एक लिस्ट दे दूं कि ये सेशन आईडीज़ मेरे को लगता है कि इनमें से कुछ आईडीज़ हो सकते हैं जहां से मुझे सेशन का डेटा मिल सकता है यूज़र के बारे में, राइट। सो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लिस्ट अगर मैं पास कर सकूं, जैसे कि हम डिक्शनरी अटैक्स कर रहे होते थे यूजिंग हाइड्रा, कि हमने एसएसएच पे अगर ब्रूट फोर्स करना था कि मैंने अपने पासवर्ड्स का लिस्ट डाल दिया यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आईडीज़ का एक लिस्ट पास कर दूँ एंड वो ऑटोमेटिकली चेक करता रहे एंड मुझे रिस्पॉन्सेज मिलते रहे कि कौन से आईडीज़ मैच हुए हैं, राइट। कि इधर एक सक्सेस का मैसेज आएगा वापस सर्वर से या फिर एक फेलियर का मैसेज आएगा, राइट। सो वो सब चीज़ों को करने के लिए टू ऑटोमेट द अटैक सिनेरियोज लाइक ब्रूट फोर्स अटैक्स और फजिंग, इन दैट केस व्हाट वी डू, वी यूज़ बर्प इंट्रूडर। तो इसमें क्या होता है कि आप पेलोड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी पैरामीटर्स आप पास करने वाले हो उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड देन यू कैन बेसिकली सेंड इट फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स। एंड इसमें आप एडवांस एनालिसिस कर सकते हो और रिपोर्टिंग कर सकते हो फॉर एफिशिएंट vulnerability identification. Obviously you can analyze the response and everything, and we will see how we can do that. So this is how the UI looks like. So now let's take a look at how it works in action. So हम अभी क्या करेंगे, हम enumerate करने वाले हैं यूज़र नेम्स को. So let's see. So here it is. I hope my screen is visible. So अभी सेटअप क्या है ना, हमने अपना DVWA वेब एप्लीकेशन रखा हुआ है. सो वी आर रनिंग इट यूजिंग डॉकर एंड लेट्स जस्ट सी इट, राइट. तो हमने डॉकर पे एक वेब एप्लीकेशन रन किया है जो कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे रन हो रहा है. और अब हम क्या करेंगे, बर्प स्वीट को ऑन करके हम ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर रहे होंगे, राइट. सो लेट्स सी हाउ वी आर यूजिंग बर्प इंट्रूडर इन दिस. सो दिस इज माई बर्प स्वीट. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक इंटरसेप्ट हुआ है ट्रैफिक, जो कि एक गेट रिक्वेस्ट जा रहा है, राइट. जो होम पेज पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहला रिक्वेस्ट ही इंटरसेप्ट हुआ है. तो मैंने इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया सिंपली सो दैट आई कैन सी. सो दिस इज अ स्टूडेंट डैशबोर्ड वेब पेज, राइट. तो मैंने एक डॉकर इमेज से स्टूडेंट डैशबोर्ड वेब पेज को रन किया एंड यहाँ पे अगर मैं फेच रिकॉर्ड करता हूँ तो इस स्टूडेंट का मुझे कुछ रिकॉर्ड मिलने वाला है. सो जब मैं उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता हूँ तो यू कैन सी हियर कि ये ना एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है जो कि स्लैश ग्रीट पे जा रहा है, इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे जा रहा है. एंड उसके बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ पैरामीटर सेंड हो रहे हैं. सो आई जस्ट राइट इट फॉर यू. तो यहाँ पे यूज़र नेम है स्टूडेंट. सो ये पैरामीटर पास हो रहा है यूज़र नेम, और इसमें हमने वैल्यू डाला क्या है, स्टूडेंट डाला हुआ है. सो नाउ इन दिस केस इससे हमें पता चल रहा है कि अगर मैं स्टूडेंट का यूज़र नेम पास करूँगा ऑन दिस ग्रीट तो उससे मुझे रिटर्न में डेटा मिल जाएगा अबाउट द स्टूडेंट, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम चेंज करके अलग अलग यूज़र नेम्स दे सकूँ, सपोज देर इज़ अनदर यूज़र नेम दैट इज़ जॉन और समथिंग, सो इन दैट केस मुझे उस स्टूडेंट का भी वहाँ पे मिल जाएगा डेटा, राइट. मेरे को वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द अदर स्टूडेंट हु इज़ देयर. तो ऐसे मुझे करना है. अब मुझे नहीं पता कि क्या है, बट मे बी आई हैव अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स जिसमें से कुछ कुछ स्टूडेंट्स का जो यूज़र नेम है विच विल मैच हियर एंड मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली वन बाय वन आई कैन डू इट यूजिंग बर्प इंट्रूडर एंड लेट्स सी हाउ. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं बर्प इंट्रूडर पे सेंड करूँगा इसको. सो आई जस्ट फर्स्ट आई विल जस्ट फॉरवर्ड एंड चेक कि क्या आउटपुट आता है. सो मैंने जब स्टूडेंट का दिया तो आई कैन सी कि यहाँ पे उसके एग्जाम, स्टूडेंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सो यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, राइट. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू जस्ट रीलोड इट अगेन एंड यहाँ पे नॉर्मल रिक्वेस्ट गया तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ. एंड अब मैं दोबारा से फेच करूँगा स्टूडेंट के डेटा को. एंड मैंने जैसे ही फेच किया तो यहाँ पे ग्रीट इज़ द रिस्पॉन्स, राइट. एंड इसको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ. सो दिस इज़ द पैरामीटर विच आई एम सेंडिंग देयर. तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पर जब मैं सिलेक्ट करूँगा एंड राइट क्लिक करके आई कैन जस्ट सेंड इट टू द इंट्रूडर. सो आई जस्ट
राइट क्लिक ऑन दिस रिक्वेस्ट एंड आई गेट द ऑप्शन कि पहले ही मुझे आता है कि सेंड इट टू इंट्रूडर. सो इंट्रूडर पे सेंड करते हैं इसको. एंड अब इंट्रूडर टैब यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ. एंड यहाँ पे मुझे वो सब पेलोड ऑप्शंस में दिख जा रहा है कि क्या क्या पैरामीटर्स पास हुए थे. एंड दिस इज द मेन थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू चेंज, यूजर नेम और स्टूडेंट. तो उसको मैंने सो यहाँ पे जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ना और वहाँ पे ऐड, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऐड, सो इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे वो पैरामीटर हम डाल सकते हैं डायनेमिकली. हम एक लिस्ट से वहाँ पे चीज़ें लोड करा सकते हैं बाई एडिंग दिस बटन, राइट. सो एक बार मैंने कर लिया. उसके बाद एक ऐसा ऑप्शन है पेलोड्स में जाके, हम पेलोड सेटिंग्स में जाके यहाँ पे हम लिस्ट डाल सकते हैं कि कौन से यूज़र नेम्स के साथ मुझे ट्राई करना है. एंड मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डाला है जहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स के नेम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट. एंड आई एम जस्ट चेकिंग द नेम्स. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे नेम्स हैं, मल्टीपल नेम्स यहाँ पे प्रेजेंट है इस लिस्ट में. एंड नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, मैं सेटिंग्स में जाके मैं क्या करूँगा कि फ्लैग करूँगा रिजल्ट को कि ये आउटपुट अगर है तो फिर वो मुझे वहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में प्रॉपरली मुझे विजिबल हो जाए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर साइड से. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रेगुलर एक्सपेक्शंस सेट कर दिए. एंड नाउ आई विल स्टार्ट अटैकिंग द सर्वर. सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये डेमो वर्जन है, कम्युनिटी में है, राइट. सो फॉर दैट देयर कैन बी टाइम थ्रॉटलिंग हो सकता है. सो दैट्स ओके, हमारे यूज़ केस के लिए ये इनफ है. वी डोंट नीड द प्रोफेशनल वर्जन राइट नाउ. सो अभी हम देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट जा रहा है और यहाँ पे स्टेटस कोड इज़ हियर. यू कैन सी 200 404 अलग अलग स्टेटस कोड्स आ रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर में. 404 मीन्स कि ये यूज़र नेम्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, राइट. सो लेट्स कीप कंटिन्यूइंग. सो मैं यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके कि आई कैन सॉर्ट इट बेस्ड ऑन द स्टेटस कोड एज ऑल. सो अभी आप देख सकते हो अलग अलग स्टूडेंट के लिए वो रिस्पॉन्स आया था. एंड लेट्स सी इफ देर इज़, सो यहाँ पे एक है एडमिन यूज़र है जिसका यूज़र नेम एडमिन है. तो वहाँ पे भी मुझे रिस्पॉन्स में कुछ डिटेल्स मिला है. सो यहाँ पे एक फ्लैग हिडन था नेम में, एक्चुअली फ्लैग हिडन था. एंड आई कैन एक्चुअली सी कि यहाँ पे मुझे फ्लैग भी मिल गया है, राइट. सो लेट्स गो अहेड, देखते हैं कोई और यूज़र के लिए है या नहीं. सो जॉन यूज़र के लिए भी मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है. सो वी कैन चेक दैट आउट एज वेल. फॉर यूज़र नेम जॉन मुझे उसके लिए एक और सेकंड फ्लैग मिल गया मेरे को, राइट. सो इन दिस वे यू कैन यूज़ बर्प इंट्रूडर टू डू डिक्शनरी अटैक्स ऑन वेब एप्लीकेशंस, राइट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ बर्प इंट्रूडर. सो अब आगे देखते हैं. देर इज़ अनदर टूल कॉल्ड बर्प रिपीटर. रिपीटर क्या करता है कि अगर आपको मैनुअली मॉडिफाई करना है किसी HTTP रिक्वेस्ट में कुछ पेलोड्स को एंड उसके बाद उसको रिपीट करना है, राइट, या अगर आपको दोबारा दोबारा रिक्वेस्ट भेजना है तो उसके लिए रिपीटर, जस्ट द नेम सजेस्ट दैट कि ये क्या फंक्शनैलिटी यूज़ करता है, राइट. उसके बाद है कि अगर आपको इंडिविजुअल रिक्वेस्ट्स को अगर आपको रिव्यू करना है एंड अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है मैनुअली तो इस केस में आप रिपीटर यूज़ करोगे. एंड अगर आपके पास एक लिस्ट है और आपको कुछ ब्रूट फोर्सिंग करनी है एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे, सो इन दैट केस यू विल गो विद द इंट्रूडर. यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो हेडर्स को भी, पेलोड्स को भी, और टेस्ट कर सकते हो कि क्या आउटपुट्स आ रही है. सो दिस इज द प्रॉक्सी. एंड यहाँ पे आप रिपीटर पे डाल के आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो एंड देन यू कैन बेसिकली सेंड इट, राइट. सो लेट्स टेक अ लुक एट बर्प रिपीटर. सो जैसे मैंने काफ़ी सारी URLs पहले विजिट करी थी, राइट, तो ये सब इंटरसेप्ट हो रखा है. सपोज देर इज़ दिस पर्टिकुलर पेज, XSS का एक पेज है. तो यहाँ पे मैं पहले तो डबल क्लिक करूँगा इस रिक्वेस्ट में. सो मैं HTTP यहाँ पे इंटरसेप्ट से लाइव इंटरसेप्ट भी कर सकता हूँ और हिस्ट्री में जाके भी मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या पुराने रिक्वेस्ट थे जो मैंने ट्राई करे थे, राइट. तो यहाँ पे जब मैं जाता हूँ आई कैन डबल क्लिक और सेम वे में मैं रिपीटर में इसको सेंड कर सकता हूँ या फिर Ctrl+R शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ. सो यहाँ पे रिपीटर में मेरे पास ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, दिस इज़ द रिक्वेस्ट दैट हैज़ बीन सेंट. और यहाँ पे मैं ऐसे सेंड करके मैं रिस्पॉन्स भी चेक कर सकता हूँ. यहाँ पे कुकी है, मैं कुकी पे मॉडिफाई कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे जो एंड पॉइंट है उस पर भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट. यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है यहाँ पे जाके आई कैन एक्चुअली मॉडिफाई दिस टू चेंज द नेम टू मे बी जॉन.
एंड यहाँ पे मैंने सेंड किया तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स आया है वो उसमें भी चेंज है. So you can actually see it in the raw hex, or just you can render it here as well. And तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये लोड होने में, बट यू कैन सी मैंने यहाँ पे जॉन 2 लिखा है तो यहाँ पे इट्स कमिंग एज जॉन 2, एंड इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सेस रिफ्लेक्टेड एक्सेस अटैक. तो यहाँ पे आके अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे पेलोड को, सपोज आई एम जस्ट डूइंग स्क्रिप्ट टैग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि जब मैं इसको सेंड करता हूँ. सो ओके स्क्रिप्ट. So maybe I'm doing it here, that's why it's not showing up the response, but it will. So आप ऐसे जाके ना आप मॉडिफाई कर सकते हो पैरामीटर्स को भी यहाँ पे, एंड पैरामीटर्स को मॉडिफाई करके आप बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे. नेक्स्ट इज बर्प स्पाइडर. स्पाइडर क्या करता है कि ये ऑटोमेटिकली वेब एप्लीकेशन को क्रॉल करेगा और चेक करेगा कि क्या क्या अलग अलग एंड पॉइंट्स है. वो एक मैप करेगा कि एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या यूआरएल्स है, वो सब कुछ वहाँ पे डिस्कवर करेगा, राइट. एंड इट डज क्रॉलिंग इन 2 डिफरेंट वेज. कि पहले तो ये ट्रैफिक फ्लो को ऑब्जर्व करेगा बर्प स्वीट के अंदर ही, एंड देन इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द यूआरएल्स एंड द पैरामीटर्स. या फिर वो एक्टिवली रिक्वेस्ट सेंड करेगा टारगेट एप्लीकेशन पे, एंड फिर वो एक्सप्लोर करने जाएगा कि क्या अलग अलग यूआरएल्स हैं एंड पैरामीटर्स है, right. So but there is one small catch, that this is available only with the professional version, right. For burp suite professional you get this option. So in the version community version or the version that we are using, there we don't get this particular option. but अगर मुझे structures या फिर अलग अलग endpoints पता करना है, so in that case मैं zap proxy use करके भी मुझे वो चीज़ें पता चल सकती है, right. वो endpoints मुझे मिल सकता है. Next is burp scanner. It is used for automatically scanning the web vulnerabilities, राइट. तो इससे हमें पता चलेगा क्या सिक्योरिटी फ्लॉज है उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में जो हम टारगेट कर रहे हैं, राइट. तो इसके लिए क्या है, 2 फेजेस होते हैं जिसमें ये स्कैन कर रहा है. पहले तो ये ऑडिट करता है जिसमें वो आइडेंटिफाई करता है जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उस वेब एप्लीकेशन में, एंड फाइनली क्रॉल करता है जिसमें उसको मिलता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर है उस एप्लीकेशन का, और फिर डिस्कवर करता है एंड पॉइंट्स को, राइट. सो दीज आर द 2 key phases in which it works, and it includes the features like vulnerability detection, customable scanning, right. custom scans आप लिख सकते हो इसमें, एंड देन आप शेड्यूल कर सकते हो स्कैन को, रिपोर्ट कर सकते हो, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. सो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी ट्राइड विथ नेसेस एज वेल. नेसेस यूज़ करके भी हमने स्कैन्स करे हैं. सो एंड दिस इज ऑल्सो अ फीचर विच कम्स विद द प्रोफेशनल वर्जन, राइट. सो दिस वॉज अबाउट बर्प स्वीट. सो अभी क्या होता है ना, बर्प स्वीट से यूज़ करके जब आप कोई भी HTTPS का वेबसाइट एक्सेस करने जाओगे, जब आपका इंटरसेप्टर ऑन है, बर्प प्रॉक्सी आपने यूज़ कर रखा है, इन दैट केस यू विल फाइंड अ वार्निंग लाइक दिस. जैसे मैंने HTTPS example.com पे मैं हूँ, एंड now if I try to open it, so it's saying that example.com is safe but a secure connection could not be established because कि portswigger CA जो है which is either a software you are running or your computer. so प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे हम बर्प प्रॉक्सी यूज़ करके रिक्वेस्ट को उसके थ्रू पास कर रहे हैं, so उस केस में बर्प क्या कर रहा है, जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है, सपोज दिस इज योर बर्प, दिस इज योर टारगेट सर्वर, एंड दिस इज द क्लाइंट. सो बर्प बीच में आएगा, राइट. ये क्या करेगा, इसके साथ एक SSL कनेक्शन बनाएगा, एंड इधर भी SSL TLS वो बिल्ड करेगा. सो नाउ ऑन बिल्डिंग दिस कनेक्शन हमने पढ़ा था 3-वे हैंडशेक में कि यहाँ पे जो साइनिंग होती है सर्टिफिकेट की, तो वो एक CA करता है, राइट. सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो करता है. सो उस केस में ये जो अथॉरिटी है बर्प का खुद का CA है, विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर ब्राउज़र के पास वो CA नहीं है. सो इट टेल्स यू दैट ये जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है ये वेरीफाइड नहीं है, दैट्स वाई ये कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहा है, राइट. सो अब इस प्रॉब्लम को अगर मुझे सॉल्व करना है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. सो हियर वी आर, बर्प स्वीट के अंदर है हम लोग, राइट.
So यहाँ पे वही आ रहा है, द क्लाइंट फेल्ड टू नेगोशिएट टीएलएस कनेक्शन, द सेम थिंग. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. उसके लिए हम प्रॉक्सी में जाएंगे एंड इंटरसेप्टर इज ऑफ करेंटली. सो वी विल गो टू जस्ट ओपन ब्राउज़र. सो हम ब्राउज़र ओपन करेंगे यहाँ पे एंड हम देख सकते हैं कि एक पोर्ट्स फिगर का पेज यहाँ पे ओपन हो गया, राइट. So now from here we are going to download the certificate, CA certificate, right? But before that let's see with interception. So मैंने यहाँ पे intercept on किया and now इस ब्राउज़र पे जाके अगर मैं ओपन करता हूँ google.com, बिकॉज ये इसका खुद का ब्राउज़र है तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट एडेड है, राइट. सो दैट्स वाई ओपन हो गया इजीली एंड फॉरवर्ड करूँगा तो फिर मुझे रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा. आई गॉट द रिस्पॉन्स, राइट. सो यहाँ पे मुझे सब कुछ हो गया परफेक्टली फाइन. बट इन माई ब्राउज़र इट वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज CA वहाँ पे एडेड नहीं था. सो वी हैव टू डू दैट. So now let's set up the proxy in Firefox and using Foxy proxy. तो Foxy proxy क्या है? एक सिंपल वेब एक्सटेंशन है जिसको यूज़ करके आप बहुत इजीली प्रॉक्सी वगैरह ऐड करते हो, नहीं तो बार बार आपको सेटिंग्स में जाके चेंजेस करनी पड़ती है, राइट. एंड उसमें भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी फीचर्स आपको नहीं मिलता है. सो टू डू इट मोर एफिशिएंटली वी कैन जस्ट सिंपली डाउनलोड Foxy proxy फ्रॉम हियर एंड सो अभी हमने इसको ऐड किया एंड वी कैन जस्ट ओपन द एक्सटेंशन हियर. सो इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंशन ओपन हो गया. तो यहाँ पे जाके ना मैं अपना ऑप्शंस में जाके मैं इसका सेटिंग्स ओपन कर सकता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं प्रॉक्सी सेट करूँगा अपना ब्राउज़र का. सो आई जस्ट ऐड अ प्रॉक्सी हियर. यहाँ पे टाइटल में वी कैन राइट बर्प और समथिंग. सो लेट्स राइट सिंपली प्रॉक्सी. यहाँ पे होस्ट नेम 127 लोकल होस्ट है एंड देन पोर्ट नंबर 80 राइट. सो मैंने यहाँ पे 80 डाल के प्रॉक्सी सेट कर दिया है. फ्रॉम हियर वी हैव confirmed कि मैंने सही प्रॉक्सी सेट किया एंड नाउ विल सेव इट. सो इट्स जस्ट सेविंग इट. सो एक बार सेव हो गया तो वी कैन सी दैट हियर. और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे ना तो फिर प्रॉक्सी फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डाउनलोड द CA. सो हम CA सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं, राइट. एक वार्निंग देगा बट वी कैन एनीवे डाउनलोड इट. एंड ये जो सर्टिफिकेट है ना इसको जब हम अपने फायरफॉक्स में या अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर देंगे, आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू यूज इट फ्रॉम आवर ओन ब्राउज़र एज वेल. सो इट्स गेटिंग डाउनलोडेड, राइट. यू कैन सी दैट इट वाज डाउनलोडेड देयर, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द सेटिंग्स एंड वहाँ पे जाके हम सर्च करने वाले हैं CA सर्टिफिकेट, CA अथॉरिटीज़, राइट. सो अथॉरिटीज़ में मुझे ऐड करना पड़ेगा इसको. सो यू कैन सी इट इज़ हियर एंड अथॉरिटीज़ में जाके यू कैन जस्ट सिंपली इम्पोर्ट द अथॉरिटी एंड इम्पोर्ट करके हम जो हमने फाइल डाउनलोड किया था उसको हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं. सो वी जस्ट सेविंग इट देयर. सो CA सर्ट एंड अब इसको हम ओपन कर सकते हैं एंड नाउ वी कैन सिंपली सेव इट देयर. सो अभी यहाँ पे पॉपअप आएगा. सो यू कैन जस्ट ट्रस्ट दिस CA टू आइडेंटिफाई वेबसाइट्स एंड यू कैन ट्रस्ट फॉर द ईमेल यूजर्स एज वेल. और उसके बाद आप ओके कर सकते हो उसको. So now if you check there in the bottom you can find it. So let's go in the bottom. So I think upper ports figure we missed it there. So here it was ports figure, right. So here it is ports figure CA. So हमने ऐड कर दिया अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी को and now we can simply. So अभी जाके अगर मैं ओपन करता हूँ ना, इंटरसेप्ट अभी भी मेरा ऑन है. So now if I go and open the any HTTPS site, in that case it should work. So intercept on करते हैं हम दोबारा से and now just closing the other browsers. So suppose I'm opening google.com, it's HTTPS site, right. सो अभी यहाँ पे मेरे को इंटरसेप्ट हुआ यहाँ पे ट्रैफिक एंड अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा, सो नाउ आई विल जस्ट फॉरवर्ड इट.
so that the request gets completed. हिस्ट्री में यहाँ पे मुझे मिल गया कि यहाँ पे मैंने गेट मेथड से किया था एंड आई गॉट द रिस्पॉन्स देयर. So this is how you can add the CA into the browser so that कि आप HTTPS traffic को भी intercept कर सको and then you can analyze it using Burp Suite, right? So any doubt about the burp intruder repeater or the last thing that we did here? Anything that is not clear आप बता सकते हो. You can unmute and say or you can type in the chat. Are you guys typing or? Okay, I guess there is no doubt, right? Okay, so Amarjit is saying no doubt. Fine. तो आगे बढ़ते हैं. This was the repeater. So next क्या आता है? Identification and authentication failures. तो ऑथेंटिकेशन वी ऑल नो राइट, हमने सी ए भी, हमने ट्रिपल ए एंड सी आई ए में भी पढ़ा था राइट, कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है. सो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, एक वेबसाइट जहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई करता है कि हम करेक्ट यूज़र है राइट, कि हम जिस यूज़र का अकाउंट यूज़ करने जा रहे हैं वी आर दैट सेम पर्सन. तो उसके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, हम सिंपली एक यूज़र नेम होता है या फिर ईमेल आईडी हम एंटर करते हैं, यूज़र नेम एंड देन फाइनली पासवर्ड हम लोग डाल रहे होते हैं राइट. सो इस तरीके से पता चल जाता है कि ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड जब मैच हो रहा है देन इन दैट केस हम फाइंड आउट करते हैं कि हाँ जो यूज़र है ये करेक्ट यूज़र है, ये ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं हम उस टाइम पे, है ना. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम लोग ऐसा हमने डिज़ाइन किया अपने वेब एप्लीकेशन को जिसमें कोई भी यूज आके क्रेडेंशियल स्टफ कर सकता है या फिर ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट कर सकता है, so that means there is a vulnerability with related to identification and authentication. इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है कि आपने डिफ़ॉल्ट या फिर वीक पासवर्ड सेट कर रहे हो आप उसमें, या फिर जो भी पासवर्ड रिकवरी प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, कोई भी आके आपका पासवर्ड अगर रीसेट कर सकता है. सो इन दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और इफ वी आर सेविंग द पासवर्ड्स एज अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट या फिर बहुत ज़्यादा वीकली हैश कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि जब हम DBWA पे काम कर रहे थे वी फाउंड आउट कि पासवर्ड के हैशेस हमने एक जगह से टेबल से निकाला एंड है उसको हम एक वेबसाइट पे ले जाके हमने इजीली क्रैक कर लिया हैशेस को राइट. सो हमें वहाँ से पासवर्ड मिल गया. सो इवन इन दैट केस इट काउंट्स अंडर द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर. इसके अलावा जो भी आप सेशन आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको अगर आप URLs में डाल रहे हो, जैसे हमने देखा था वीक सेशन आईडीज़ के केसेस में, सो इन दैट केस ऑल्सो. अदरवाइज अगर आप इनवैलिडेट, जैसे कि यूज़र अगर अपना अकाउंट कभी डिलीट कर रहा है या फिर वो क्लोज कर रहा है, सो इवन इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ हाउ यू कैन एंड द सेशंस राइट. या फिर सपोज कोई लॉग आउट कर रहा है, इन दैट केस की सेशन आईडीज़ को डिलीट करो, या फिर एक बार किसी ने लॉग आउट कर लिया, सो इन दैट केस नोबडी कैन यूज हिज सेशन आईडी टू एक्सेस दैट सेशन. So these kind of things come under identification and authentication failure. So इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज देर इज यू हैव कॉम्प्रोमाइज द क्रेडेंशियल्स राइट. क्रेडेंशियल्स आपके एक डेटाबेस में स्टोर्ड था जो कि मे बी आपने वीकली हैश किया था, एंड इन दैट केस उसको वहाँ से वो डेटाबेस उसे पासवर्ड्स मिला है, पासवर्ड को उसने हैश भी क्रैक कर लिया, सो उसके बाद अभी पासवर्ड्स है. सो नाउ यूज़र जो अटैकर है वो क्या करेगा, आपके अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके ब्रूट फोर्स करने लगेगा उन पासवर्ड लिस्ट को यूज़ करके कि वो किस किस अकाउंट में लॉगिन कर सकता है, किस किस वेबसाइट्स पे जाके लॉगिन कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स राइट. सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम कैप्चा वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जिससे कि कोई ब्रूट फोर्स ना कर पाए, या फिर हम रेट लिमिट कर लेते हैं कि जितनी बार भी आप बार बार रिक्वेस्ट करो तो उसके बाद वो डिले बढ़ता जाए कि आप कितनी देर बाद दोबारा ट्राई कर सकते हो राइट. इवन इन आवर फोन्स वी हैव सीन दिस राइट, कि अगर आप गलत पिन डालते हो 4 to 5 टाइम्स, अगर आप गलत पिन डाल रहे हो तो उसके बाद फिर आप 10 मिनट्स के लिए या फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए आप फिर लॉगिन नहीं कर सकते फ़ोन में भी आप. सो दीज काइंड ऑफ मेजर्स वी हैव टू टेक. सो अभी देखते हैं कि कैसे इस वल्नरेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉयट इट यूजिंग बर्प इंट्रूडर. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. हमने अपने काली लिनक्स मशीन में जूस शॉप का कंटेनर रन किया है राइट, सो दैट जूस शॉप सर्वर इज अप एंड वी कैन यूज़ द वेब एप्लीकेशन. सो अभी ये चल रहा है. सो नाउ आई जस्ट गो टू द ब्राउज़र एंड मैंने देखा कि OS जूस शॉप चल रहा है. सो दिस इज जस्ट फॉर अ ओल्ड सेशन, सो आई जस्ट क्लियर इट
एंड ये है उसका स्कोरबोर्ड पेज है, राइट, ये भी हमने कवर कर लिया था एक चैलेंज के थ्रू भी। सो यहाँ पे जाके अगर आप सर्च करो, ये अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो आप इनको जाके खुद भी ट्राई कर सकते हो। एंड आप अगर कहीं पे भी अटकते हो तो यू कैन आस्क इन द डिस्कॉर्ड एज वेल। सो नाउ गोइंग अहेड, हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और देयर विल बी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इज हियर, राइट, सो वी जस्ट क्लिक देयर एंड इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या है, राइट। सो यहाँ पे ये जो चैलेंज है ना, पासवर्ड स्ट्रेंथ, ये हम करने वाले हैं यहाँ पे परफॉर्म। इसमें क्या बोलता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र अकाउंट्स के साथ लॉगिन करना है एंड आपको एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं करना। दैट मीन्स कि आपको डिक्शनरी, आपको डेटाबेस लीक नहीं करना है यहाँ पे। आपको विदाउट यूजिंग डूइंग दैट यू हैव टू क्रैक द पासवर्ड। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। So now we have just simply सो अभी हम इस पर लॉग इन करने का ट्राई कर रहे हैं एंड आई नो दैट द ईमेल आई डी इज़ व्हाट, ईमेल आई डी है admin@juice.sh.op, राइट। सो मेरे पास ईमेल आई डी है इस केस में, बट आई डोंट नो द पासवर्ड। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। सो इट्स सेइंग इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, दैट आई नो, क्योंकि मैंने अभी तो ऐसे ही एक गेस मारा था, जस्ट सो दैट कि ये जो रिक्वेस्ट है वो इंटरसेप्ट हो पाए बर्प पे, राइट। सो हम इसको दोबारा करेंगे आफ्टर वी टर्न ऑन बर्प। So basically we are just going to open burp suite now. Right, so we have opened burp suite and अभी burp suite open करके हम क्या करने वाले हैं, we are just going to start burp. So it's just taking some time to start the project. So now it is open and you can see it's giving a simple warning and stuff, right. So अभी हमने ओपन कर लिया है एंड वी कैन जस्ट गो टू प्रॉक्सी एंड प्रॉक्सी में जाके हम इंटरसेप्टर को ऑन कर देंगे सो दैट वी कैन गेट द रिक्वेस्ट डम्प्ड हियर। सो विल जस्ट गो बैक टू द प्रॉक्सी एंड यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको करेंगे एंड विल बेसिकली सो हमने सिंपली लॉगिन करने का यहाँ पे ट्राई किया एंड अगेन ऑब्वियसली वी विल गेट अ एरर रिस्पॉन्स देयर। सो आई एम जस्ट टाइपिंग एनी पासवर्ड देयर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे ना प्रॉक्सी में मुझे मिला, यहाँ पे एंड पॉइंट इज यूजर अंडर स्लैश लॉग इन एंड इस रिक्वेस्ट को मुझे सेंड करना है अगेन बर्प इंट्रूडर पे, जैसे हमने पहले वीडियो में भी देखा था, राइट। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, फर्स्ट वन इज ईमेल एंड द सेकेंड वन इज द पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है यहाँ पे मुझे ब्रूट फोर्स करना है बिकॉज ईमेल आईडी आई नो दैट दिस इज द पर्टिकुलर ईमेल आईडी ऑफ दैट यूजर। अब मुझे पासवर्ड नहीं पता, तो पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके वी विल क्लिक हियर सो दैट वी कैन सिंपली मेक इट टू द पेलोड, राइट। इस पर हम फिर पेलोड लिस्ट कर सकते हैं। सो these are the different requests that are there and this we are going to use it for our regex, right। so पहले इस पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं पैरामीटर। so once I have added this now I will go to the payloads part और payloads में जाके हम payload ऐड करेंगे, right। so यहाँ पे अभी देख सकते हो कि ये empty है, so we need a password list, right। so there are so many password lists, so and we also have our own password list, right। so मैंने वहीं से इसको paste किया है and let's just show you from where I got this password list। so यहाँ से मैंने password list ले लिया है, right। इसको मैंने यहाँ से लिया था and then I saved it in this particular text file so just so that the time कम लगे इसमें। so मैंने एक short password list यहाँ पे बना लिया था for this particular demo, so we have this password list here and अभी हम इसको select कर लेंगे copy करके, we'll then just add it here, right। so once we have added it after that we just need to go to the settings में जाके हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आउटपुट्स मुझे वहाँ पे शो करानी है मेरे लिए। सो
this is the resource pool, we don't need to change anything here. यहाँ पे आके you can just add this grep match, right? So once you have done that, after that you can just go to the intruder and then you can we have started the attack now, right? So अब जब attack start हो गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो admin 123 है उस पर मुझे status code 200 है and जो दूसरे है उनमें 400 है. So that means for the admin user I've got the password which is admin 123. So now हम इस चीज़ को use कर सकते हैं and we can then try to log in. सो जूस शॉप में आएंगे एंड अब यहाँ पे आके देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी ना चैलेंज सॉल्व कर दिया है. वी गेट टू सी दैट हियर. यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पॉपअप आ गया है एंड आप लॉग इन करके भी चेक कर सकते हो विथ एडमिन 123. सो लेट्स ट्राई विथ एडमिन 123 एंड लेट्स ट्राई टू लॉग इन एंड आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? सो दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक. और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम क्या था कि हम ब्रूट फोर्स कर रहे थे एंड जो सर्वर था वो अलाउ कर रहा था. अगर यहाँ पे कोई रेट लिमिटेशन होता कि इतने रिक्वेस्ट आप इतने टाइम में कर सकते हो, या फिर अगर कोई कैप्चा की नीड होती तो वहाँ पे मैं उसको इतना इजीली ऑटोमेट नहीं कर पाता, राइट? सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वाज देयर इन द ऑथेंटिकेशन फेलियर, और फिर हमने उसको वैसे एक्सप्लॉइट भी किया. So now how we can prevent it? To prevent it, the best option is to implement multi-factor authentication, right? So multi-factor authentication में क्या होता है? So आप बताओ multi-factor authentication के बारे में do you have any understanding or do you heard about it? सुना तो सब नहीं होगा, I guess. नवनीत, अमरजीत. Okay. So can you give a brief idea that what is multi-factor authentication? You can unmute and say maybe, or you can type. If you are typing, then in that case you can just keep your hand raised so that I know you are typing. Okay, okay. Okay, so in the meantime, Navneet, do you have any idea about multi-factor authentication? I guess the same we apply on our social media accounts. That Y- one? yes, 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 exactly. Yeah. So Sometimes, like we are having a Snapchat or a WhatsApp or Insta, we just when we are logging into our account, and we can say that we get something like codes are generated, and we have to, after the password we have to put that authentication code. Then we just log into account. That is. yeah, yeah, exactly, exactly. Both are correct. Amarjit is also correct, but we have to make sure that in multi-factor authentication, it's not going to be multi-factor if you just give the password and the captcha, right? Because captcha is going to be used to prevent bots or from automated attacks on that, right? So multi-factor authentication means, just we can see in the diagram as well. यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना कि सपोज दिस इज़ द लॉगिन पेज फॉर एप्लीकेशन, मे बी आपके इंस्टा का ही है फॉर एग्जांपल, राइट? दिस इज इंस्टाग्राम एंड देयर आपने अपना यूज़र आईडी दिया, आपने अपना पासवर्ड दिया, एंड नाउ व्हेन यू ट्राई टू साइन इन, उससे पहले ना आपको एक और पेज आएगा विच विल आस्क फॉर अ कोड, मे बी अ 4 डिजिट और अ 6 डिजिट OTP, एंड दिस विल कम ऑन योर डिवाइस दैट यू रजिस्टर्ड. मे बी आपको SMS के थ्रू आता है, maybe there are some different authenticator apps as well, right? Like Authy is a very popular authentication app, you can definitely try it. So उसमें से आपको ना एक unique code generate होगा, and when you enter that code here, after that only, if you enter the correct code, after that only you can sign in and go there. So the idea is कि maybe they have cracked your password or they have access to your other device, maybe your PC or something, but they don't have access to your phone. Maybe that means कि दोनों तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, अदर आपका फ़ोन उनके पास चला गया या फिर मे बी उनके पास ये पासवर्ड चला गया. सो इन दैट केस दे कैनॉट easily get to your credential, right? Go easily get to your account. So this is how it adds another factor to authentication, or that's why multi-factor authentication, right? So this is how it works, and
also you can also avoid using default credentials on the applications, right, from the admins as well. Like admin123 was a very weak password, अगर उसकी जगह कोई difficult password होता तो maybe word list में नहीं आता वो. You have to align with the password policies, right? Password policies क्या होता है कि you have to have a set number of digits in your password. जैसे मिनिमम 8 और 12 डिजिट्स का पासवर्ड होना होता है, कुछ कुछ वेबसाइट्स मेंशन करते हैं. देन दे स्पेसिफाई दैट दीज शुड बी द स्पेशल कैरेक्टर्स और द नंबर्स और द कैपिटल लेटर्स शुड बी देयर. सो इन दिस वे यू प्रिपेयर अ पासवर्ड पॉलिसी सो दैट द पासवर्ड्स दैट आर जनरेटेड और क्रिएटेड बाय द यूजर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ. एंड उसके बाद आपको जो भी है कि रजिस्ट्रेशन, रिकवरी एंड एपीआई पाथवेज को यू हैव टू हार्डन देम सो दैट दे आर ऑलवेज गोइंग थ्रू अ सिक्योर वे. एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू ऐड प्रोग्रेसिव डिलेज फॉर फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट्स. सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब कभी अगर अपने मोबाइल का लॉक भूल जाते हो, पिन भूल जाते हो, सो इन दैट केस आफ्टर 3 or 5 अटेम्प्ट्स यू गेट अ डिले ऑफ मे बी 10 seconds, राइट, कि 10 seconds बाद ही आप दोबारा खोल सकते हो. उसके बाद आप फिर गलत दोगे तो मे बी 20. सो इन दिस वे आप डिले को इंक्रीज कर रहे हो, जिससे कि आप डिले कर रहे हो उस अटैक को कि कोई बार बार ट्राई करे. सो दीज थिंग्स यू कैन डू इट, राइट. सर्वर साइड सिक्योर सेशन मैनेजर यूज़ करना कि यू यूज़ द random session IDs so that कोई guess ना कर पाए. So these are the different measures that you can take to prevent from the authentication or identification failures. So the next in the OWASP top 10, the last that is mentioned is SSRF. So SSRF stands for Server Side Request Forgery. सो अभी क्या है ना कि जो भी वेब एप्लीकेशंस होते हैं इन द सर्वर साइड दे फेच डेटा फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेज, राइट. अभी इतने डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस होते हैं, देयर इज अ डेटाबेस दैट इज स्टोर्ड समवेयर एल्स, मे बी सम अदर इंटरनल और एक्सटर्नल एपीआईज आर बीइंग कॉल्ड. सो ये जो कॉल्स होती है ये सब सर्वर के थ्रू मोस्टली हो रही होती है. सो अगर सर्वर के साइड पे इतनी सारी कॉल्स हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि क्लाइंट डायरेक्टली उन एपीआईज को कॉल नहीं कर सकता. क्लाइंट बस अपना रिसोर्स वगैरह जो भी उसको चाहिए, मे बी उसको एक पेज चाहिए, जस्ट अ मिनट, सपोज सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. ये जो है ये वेब सर्वर है एंड यहाँ पे एक और इंटरनल सर्वर है. सपोज दिस इज फॉर इट्स डेटाबेस फॉर एग्जांपल. सो दिस इज द क्लाइंट. अभी आप इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, गेट, पोस्ट, वट, एंड आप इससे डेटा मांग सकते हो, ये आपको रिस्पॉन्स देगा. बट आपने कुछ ऐसा डेटा मांगा फॉर विच इट माइट नीड टू रिक्वेस्ट दिस पर्टिकुलर सर्वर एज वेल, राइट, और उससे डेटा लेगा एंड देन इट विल गिव यू द रिस्पॉन्स. बट आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर सर्वर को, इंटरनल सर्वर को आप नहीं कर सकते रिक्वेस्ट, राइट, बिकॉज एक तो ये फायरवॉल के अंदर है, ऊपर से इंटरनल नेटवर्क है, तो फिर आईपी एड्रेस भी आपको शायद ना ही मिलेगा, राइट. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर. बट यूजिंग SSRF इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो क्लाइंट है वो ट्रिक करता है सर्वर को कि वो कुछ ऐसी रिसोर्सेज को कॉल करे या फिर इन इंटरनल डेटाबेसेस से ऐसी चीज़ें निकाल के दे विच इट वुड नॉर्मली don't request, right, कि maybe there is another internal server here which is having the admin credentials and some admin related data. So maybe आप ट्रिक कर रहे हो इसको कि you call this particular server and then fetch the data from there. So these kind of problems. So attackers leverage it to pivot within the networks की एक नेटवर्क में अलग अलग मशीन्स पे पिवट करने के लिए, या फिर एक्सेस को अगर बढ़ाना है, राइट, या फिर सिस्टम्स में से कोई डेटा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए. सो फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू exploit the server to maybe call the internal other servers or run some internal commands through that as well. So SSRF वर्क कैसे करता है, लेट्स लुक एट इट अगेन. ये जो है विक्टिम सर्वर है, राइट, दिस इज द नॉर्मल वेब सर्वर जिसका मुझे एक्सेस है, राइट. सो मैं इस पर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आई कैन रिक्वेस्ट दिस सर्वर बट आई कैन नॉट रिक्वेस्ट दिस सर्वर एज आई कैन सी हियर. सो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ से कुछ डेटा निकालना है, मेरे को कुछ क्रेडेंशियल्स है जो यहाँ पे स्टोर्ड है, तो उसके लिए मैं इसको कुछ ऐसा रिक्वेस्ट भेजूंगा जिसके वजह से ये जो वेब सर्वर है ये मेरे बिहाफ पे रिक्वेस्ट भेजेगा एंड दिस इज द ऑथेंटिकेटेड सर्वर. सो इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन है, दे कैन रिक्वेस्ट एंड एक्सचेंज डेटा. सो ये इसको डेटा भेजेगा एंड इन रिस्पॉन्स टू माई रिक्वेस्ट दिस वेब सर्वर विल सेंड मी अ रिस्पॉन्स एज वेल. सो इस तरीके से यू एक्सप्लॉइट द SSRF प्रॉब्लम्स, राइट.
सो इसमें कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ क्या है कि आप इनपुट वैलिडेट नहीं कर रहे हो कि क्या आपके पास इनपुट आ रहा है। उसके बाद अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द इंटरनल रिसोर्सेज, इंटरनल रिसोर्सेज को आपने एक अलग सर्वर में तो डाल दिया, बट उसमें एक्सेस कौन कर सकता है वो आपने डिफाइन नहीं किया। सर्वर पे आगे कोई भी कॉल करवा पा रहा है तो फिर वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, राइट। उसके बाद आपने मिसकन्फिगर किया हुआ है प्रॉक्सी या फिर फायरवॉल की जो सेटिंग्स है वो सही से कन्फिगर्ड नहीं है। आफ्टर दैट यू आर ट्रस्टिंग द यूजर सप्लाइड यूआरएल्स, मे बी समटाइम्स you are making it call the URLs that are not, that it should not be calling, right। उसके बाद क्या है कि URL पार्सिंग जो एंड हैंडलिंग जो मैकेनिज्म है जिसको यूज़ कर रहे हैं सर्वर में, उसमें कोई हमने वल्नरेबिलिटीज़ है। सो दीज आर द डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड। सो नाउ लेट्स लुक एट अ सिंपल एग्जांपल। सो यहाँ पे अगेन मैंने अपना एक डॉकर इमेज रन किया है, राइट, एंड द वेब सर्वर इज़ रनिंग देयर। सो मैं जाके इसको एक्सेस करता हूँ 172.17.0.2 एट पोर्ट 80। सो ये एक सिंपल सा इस सारे डेमो के लिए मैंने एक वेबसाइट है। एंड इस वेबसाइट में क्या होता है ना, जैसे ही आप कुछ भी यहाँ पे यूआरएल पास कर रहे होते हो, सो इफ यू जस्ट राइट क्वेश्चन मार्क यूआरएल एंड सपोज आई एम लुकिंग फॉर example.com, तो उस रिक्वेस्ट को लेगा एंड वो यहाँ पे आपको उस वेबसाइट को शो कर देगा। दिस इज अ फंक्शनैलिटी। बट नाउ अगर मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स भी रन कर देता हूँ ना, सपोज आई एम डूइंग ls, इन दैट केस ऑल्सो इट इज शोइंग मी द रेस्पॉन्स, राइट। सो मैं इससे क्या कर रहा हूँ कि कमांड्स एग्जीक्यूट करवा के मैं कुछ पासवर्ड फाइल्स मैंने ले लिया ऐसे। सो दैट मीन्स कि मैंने उसकी जो इंटरनल रिसोर्सेज है जो कि यूज़र को नहीं मिलना चाहिए था, मैंने वो भी ले लिया यहाँ पे। सो दिस इज how you can actually exploit this and get the internal records. So now how to prevent this, right? So firstly you have to validate and sanitize the inputs। अगर मैं वहाँ पे URL पे जो पास हो रहा था, अगर मैं उस चीज़ को देख लेता सही से, राइट, कि क्या पास हो रहा है, अगर मैं सर्वर एंड पे उसको वैलिडेट करता, सो दैट मीन्स आई वुड हैव स्टॉप द अटैक देयर एंड देन। उसके बाद आपको वाइट लिस्ट करना पड़ेगा कि कौन से यूआरएल्स अलाउड है पर्टिकुलर यूजर्स के लिए। फिर आपको एक्सेस कंट्रोल देना पड़ेगा कि कौन से यूजर्स के थ्रू ये रिक्वेस्ट जा सकता है, राइट। कौन से यूज़र अगर रिक्वेस्ट करता है ऐसे यूआरएल्स तो फिर वो रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करना। Then you can use safe API endpoints and use some secure configuration for your servers, components and the internal networks as well. So this is how you can prevent these kind of attacks, right? So that was about SSRF. So abhi let's take a look at what are the activities that we have to do today. So the first one is I have provided you this particular Docker image. इसको रन करना है हमने, एंड इसको रन करके जैसे वो डेमो वेब एप्लीकेशन रन होगा वहाँ पे जाके आपको SSRF वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना है इसमें, एंड आपको फाइंड करना है फ्लैग जो कि हिडन है इन वन ऑफ द फाइल्स इन द सर्वर, राइट। सो आपको वहाँ से वो फ्लैग एक्सट्रैक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रन द जूस शॉप वेब एप्लीकेशन। इसमें आपको रन करके आपको ना यहाँ पे दो चैलेंजेस मिलेंगे जब आप स्कोर बोर्ड पे जाओगे, जॉन्स फेवरेट पेट एंड लॉग इन जॉन चैलेंज। सो यू हैव टू सॉल्व बोथ दिस challenges and then you can send me the screenshot or you can show it to me in the one-on-one session as well।